गरीब देवरानी जेठानी ने खाया अमीर वाला खाना। रूपा रसोई में रखे राशन के डिब्बे टटोल रही थी, जिसे खाली देखकर उस गरीब जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं और रूपा रोते हुए कहती है, हे भगवान, रसोई में बनाने को तो कुछ भी नहीं बचा। ये कैसी बुरी घड़ी मुझ गरीब के घर पर आ पड़ी है। मेरी तीनों देवरानियां गर्भवती हैं। ऐसी हालत में उनका भूखा रहना ठीक नहीं। मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर रूपा अपनी पड़ोसन पद्मा के पास आकर कहती है, पद्मा चाची, मुझे थोड़ा सा आटा दे दीजिए। मेरी रसोई का राशन खत्म हो गया है। मेरी तीनों देवरानी गर्भवती हैं। उनका खाना बहुत जरूरी है। वादा करती हूँ बहुत जल्दी आपका आटा लौटा दूंगी। रूपा के मिन्नत करने पर पद्मा बड़ी कंजूसी के साथ रूपा को गरीबी का ताना मारते हुए पाव भर आटा देती है। ये पकड़, इससे ज्यादा मैं ना दे सकूंगी। तुम जेठानी और देवरानी ने अच्छा धंधा लगा लिया है। जब राशन नहीं रहता तो मुंह उठाकर मेरे घर राशन मांगने चली आती हूँ, मगर आज के बाद यहाँ मत आना, काहे कि हमरा मर्द हमसे हिसाब मांगता है। चल जा अब यहाँ से। पद्मा झूठ मूठ का बहाना बनाकर रूपा को अपने घर से भगा देती है। घर आकर रूपा चूल्हा फूंक कर गर्मा गर्म रोटी बनाकर उन्हें नमक के साथ अपनी गर्भवती देवरानी रेखा, आरती और कविता के आगे परोसती है। माफ करना मेरी प्यारी देवरानी, जरा सी देरी हो गई। चलो खा लो। तीनों देवरानियां जैसे ही प्याज रोटी खाती हैं, रूपा की भरी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरे ये क्या जेठानी जी, आप रो रही हैं? अपनी इस गरीब जेठानी को माफ कर देना मेरी प्यारी देवरानियों। ऐसे हालात में तो अच्छा खाना खाने का मन करता है, मगर मैं तुम तीनों को इस रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ अच्छा नहीं खिला पा रही। तो क्या हुआ जेठानी जी, भले ही हमने अच्छा खाना नहीं खाया मगर भूखे तो नहीं रहे, और हम गरीबों के घर का चूल्हा भी आज आपके कारण जल पाया है जेठानी जी। और फिर हम गरीबों के घर में तो ऐसा वक्त आता ही रहता है जब हमें रूखा सूखा खाकर रहना पड़ता है, और कभी कभी कुछ ना होने पर पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। आइए आप भी खाइए। इसके बाद चारों देवरानी जेठानी गरीबी के कारण प्याज रोटी खाकर ही रह जाती हैं। वहीं उनकी सास सीता ये सब देखकर कहती है, भगवान करे तुम देवरानी जेठानी के बीच का ये प्यार कभी कम ना हो। ऐसे ही समय ढलता जाता है और देवरानी जेठानी के दिन गरीबी में बीतते हैं। गर्भवती देवरानी का ख्याल रूपा को रात भर सोने नहीं देता और घर में घिरी गरीबी को सोच सोच कर घुलता जाता है। घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब तो नमक रोटी पर भी आफत पड़ गई है। सासू माँ की तबीयत भी खराब रह रही है। अब मुझे ही घर की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। अगले दिन रूपा मदन लाल की भट्टी पर आती है। जयराम जी की मदन लाल जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या मैं आपके ईंट भट्टी पर काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ करो। अपनी गर्भवती देवरानियों की भूख मिटाने के लिए गरीब जेठानी भरी गर्मी में आग में सिक रही ईंट का भभका सहकर ईंट पकाती है और उन्हें ढोती है। शाम ढल जाती है और सभी गरीब मजदूर लाइन में लग जाते हैं और मदन लाल बारी बारी से सभी को पैसे बांटता है। ये लो रूपा, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम देर से आई हो, इसलिए ये 200 रखो। शुक्रिया मदन लाल जी, मैं चलती हूँ। पैसे लेकर रूपा घर चल पड़ती है। तभी उस गरीब की आंखें एक महंगे से रेस्टोरेंट के अंदर गड़ जाती हैं, जहां सैकड़ों अमीर लोग बैठकर खाना खा रहे थे और साथ ही अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर उस गरीब लाचार जेठानी का मन ललचा जाता है। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं भी अमीरों वाला खाना खाऊं, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि मैं खाने से भरी ये अमीर थाली खरीद सकूं, और अभी इन पैसों की जरूरत घर पर है, इसलिए मैं इन्हें ऐसे खर्च नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर रूपा अपना मन मार कर आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक गोलगप्पे की दुकान से अपनी देवरानियों के लिए 10 के गोलगप्पे और बचे हुए पैसों से राशन पानी खरीद कर घर आती है। कविता, रेखा, आरती, ये लो गोलगप्पे खा लो। गर्भवती औरतों को बहुत कुछ खाने का मन करता है, ये खा लो। गोलगप्पे देखकर गर्भवती गरीब देवरानियां खुशी से भरकर एक एक गोलगप्पा खाती हैं और आखिरी का बचा गोलगप्पा अपनी सास को खिलाती हैं। अरे कविता बहू, मैं ये नहीं खाती, अपनी जेठानी को खिला दो। ये लीजिए जेठानी जी, एक गोलगप्पे आप भी खा लीजिए। मगर ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। जेठानी जी, मिल बांट कर खाने में जो खुशी है वो बहुत बड़ी है, खाइए ना।
इस तरह देवरानी जेठानी का आज और कल गरीबी में कट रहा था। गरीबी के कारण वो कभी आधा पेट गीले चावल खाकर रहती, तो कभी पतली दाल रोटी खाती, तो कभी कभी तो नमक रोटी खाने की भी नौबत आ जाती है। मगर अमीरों की तरह उनके मन में भी अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश दबी हुई थी। गर्भावस्था के बढ़ते महीनों के साथ तीनों देवरानी को अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा मन करता है और एक दिन वो अपनी जेठानी से हिचकते हुए कहती हैं, जेठानी जी, वो क्या हुआ कविता? क्या कहना चाहती हो? बोलो भी। जेठानी जी, वो हम तीनों देवरानियों को शाही टुकड़ा और रबड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं शाम को घर आते वक्त तुम तीनों के लिए शाही टुकड़ा और रबड़ी लेकर आऊंगी। उस दिन रूपा जब भूखे पेट भट्टी पर ईंट ढो रही थी, तभी उसके सर पर लदी ईंट टूट जाती है और मदन लाल उसे बहुत सुनाता है। क्यों री रूपा, आंखें बंद करके चल रही थी क्या? सारी ईंट तोड़ दी। आज मैं तुझे तेरी पगार का 1 पैसा नहीं दूंगा। नहीं नहीं मदन लाल जी, आज नहीं, इसके पैसे आप कल काट लेना, मुझे आज पैसे दे देना। मदन लाल आनाकानी करके रूपा को सिर्फ 100 रुपए देता है, जिसे लेकर रूपा 5 स्टार होटल में आती है, जहां हर टेबल पर अमीर लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी सभी की आंखें गरीब रूपा पर गड़ जाती हैं और तभी होटल का मालिक शौर्य सिंघानिया कहता है, अरे ओ गरीब औरत, कहाँ बड़े चली जा रही हो? ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, मुझे बस वो शाही टुकड़ा और रबड़ी चाहिए। 100 रुपए में शाही टुकड़ा और रबड़ी? अरे ये गए गुजरे जमाने का ढाबा नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल है। शौर्य सिंघानिया के होटल में काम करने वाले वेटर भी टिप में 1000 रुपया लेते हैं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर होटल का मालिक शौर्य सिंघानिया उसे धक्के देकर बाहर निकाल फेंकता है, जिससे रूपा के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए कहती है, एक अमीर की नजर में गरीब की जरा भी इज्जत नहीं है। इस तरह दिन बीत जाते हैं और रूपा ईंट भट्टी पर कड़ी मेहनत करके मदन लाल का मन जीत लेती है। वहीं एक रोज जब रूपा घर आ रही होती है तो रास्ते के बीच उसे खून में सना एक युवक मिलता है, जो कोई और नहीं शौर्य सिंघानिया था। ये तो उस होटल के मालिक हैं, मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। समय रहते रूपा शौर्य को अस्पताल ले आती है, जिससे खतरा टल जाता है। अगले दिन शौर्य सिंघानिया उस गरीब के घर आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए रूपा जी, मैंने अमीरी के घमंड में आपकी गरीबी का मजाक बनाया, मगर आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार एक बार मेरे होटल में खाना खाए। फिर शौर्य इज्जत के साथ उस गरीब देवरानी जेठानी और उनकी सास को अपनी बड़ी एम्बेसडर गाड़ी में बिठाकर अपने होटल के सबसे महंगे टेबल पर उन्हें बिठाकर अपने हाथों से खाना सर्व करता है। पूरी डाइनिंग टेबल महंगे खाने से भरा था। प्लीज खाना शुरू कीजिए। फिर चारों देवरानी जेठानी खाना शुरू करती हैं। रेखा, आरती, ये तंदूरी चाप और ये दाल मखनी कितनी लाजवाब है। हाँ कविता, मुझे तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट ये पनीर पिज्जा लग रहा है, और ये बटर बर्गर भी। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम देवरानी जेठानी को शौर्य सिंघानिया के 5 स्टार होटल में खाना खाने का मौका मिलेगा। रूपा बहू, आज तेरे कारण हम गरीबों की जिंदगी की बुझी हुई ख्वाहिश पूरी हो गई, शुक्रिया। उस वक्त सास और देवरानी जेठानी के चेहरे पर खुशी की रौनक छाई हुई थी, क्योंकि बरसों दुख झेल कर गरीबी में रूखा सूखा खाने के बाद उनकी अमीरों वाला खाना खाने की अधूरी ख्वाहिश उस रोज पूरी हो चुकी थी। आज रूपा शौर्य सिंघानिया के होटल में शेफ के मुकाम पर है। वहीं उसकी तीनों देवरानी ने प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म दिया। आज उस गरीब के घर आंगन में खुशियां ही खुशियां फैली हैं, जो बड़े वक्त गरीबी झेल कर उन्हें मिली हैं। प्रेम वाटिका में सरिता देवी की दोनों बेटी पूजा और संध्या की शादी थी। उसकी दोनों बेटियां दुल्हन के जोड़े में सज धज कर वाटिका में कदम रखती हैं। वाटिका बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सुंदर सोफे, तरह तरह का खाना और मिठाइयां थी। वाटिका जुगनू के जैसे रोशनी बिखेर रही थी। जिसके बाद सरिता अपनी दोनों बेटियों की शादी के सजे धजे सुंदर से मंडप में लाकर उन्हें बैठा देती है। थोड़ी देर में फेरे शुरू हो गए
और दोनों बेटियों की शादी हो गई। तभी सरिता की अमीर समधन उसे गले लगकर कहती है, बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, आज से आपकी बेटियां सहाय खानदान की बहू बन गई हैं। फेरे खत्म होने के बाद वाटिका में शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत करने आई दो गरीब फूल वाली उसके पास आकर कहती हैं, मैडम जी, बेटी की शादी की बधाई हो, हमें हमारा शगुन दे दीजिए। तुम दोनों फूल वाली फिर से यहाँ चली आई, चलो जाओ यहाँ से। मैडम जी, हमें हमारा शगुन दे दीजिए, हम चली जाएंगी। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी के पैसे जोड़ने के लिए काम कर रही हूँ। थोड़ा शगुन दे देंगी तो एक गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी। ये सुनकर सरिता का मन पसीज पड़ता है और वो उन्हें पैसे देने को हाथ बढ़ाती है। तभी कंजूस शालिनी कहती है, अरे समधन जी रुक जाइए, ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं कि गले पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं समधन जी, आज मेरी बेटियों के लिए खुशी की घड़ी है। अगर मेरे हाथ बढ़ाने से किसी गरीब की बेटी का घर बसता है तो अच्छा है। ये लो बच्चियों। दोनों फूल वाली पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी सरिता की आंखों के सामने बीते सालों की यादें झांकने लगती हैं। सरिता एक गरीब घर की बेटी थी जिसकी शादी रघु से हो जाती है, मगर शादी के बाद सरिता को पता चलता है कि रघु पियक्कड़ है। रघु नशे में चूर रहता था, मगर सरिता ने रघु के साथ गरीबी में काटने को ही किस्मत समझ लिया और बीतते समय के साथ वो दो बेटियों की माँ बन जाती है। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी थी। अपनी बेटियों के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपनी बेटियों के थोड़े से होशियार होते ही सरिता लोगों के घरों में बर्तन चौका करने लगती है। तब जाकर उस गरीब के घर में चूल्हा जलता है। वहीं हर रोज रघु सरिता के साथ मक्खनबाजी करके पैसे ले लेता। अरे मेरी सोन पापड़ी, मेरी रसमलाई, चल चल जल्दी से मुझे पैसे दे। आज मैं तुम्हारी किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैं लोगों के घर में बर्तन मांझकर 2 पैसे कमाती हूँ, उसे भी तुम छीन ले जाते हो, मगर आज मैं पैसे नहीं दूंगी। मुझे पैसे देने से मना करती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रघु सरिता से मारपीट करके पैसे छीन ले जाता है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और रोज पीने के कारण रघु की जान चली जाती है। ऐसे में घर का मालिक मदन उस गरीब माँ को उसकी दोनों बेटियों के साथ घसीटकर घर से निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए मदन भाई साहब, मुझ गरीब से ये छत मत छीनिए, कम से कम मेरी दोनों छोटी बच्चियों पर तो तरस खाइए। साली बदजात, एक तो अपने पति को खा गई और अब मुझे तरस खाने को कहती है। चल भाग यहाँ से। सरिता रोते हुए अपनी दोनों बेटियों 7 साल की संध्या और 5 साल की पूजा के साथ भूखे प्यासे सड़कों पर भटकने लगती है। तभी भूख के मारे पूजा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। माँ देखो ना, पूजा बेहोश हो गई। पूजा को क्या हो गया है माँ? सरिता पूजा को गोद में उठाकर संध्या के साथ आगे बढ़ जाती है और उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ती है जहां भंडारा बढ़ रहा होता है। सरिता पूजा की आंखों पर पानी के छींटे मारती है और दोनों बेटियों को पेड़ की छाया में बिठाकर कड़कती धूप में लाइन में लगकर भंडारा मांगकर उन्हें खिलाती है। ये लो, पेट भरकर खाना खा लो मेरी बच्चियों, पता नहीं अब रात को खाना मिले ना मिले। सरिता अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाती है। तभी मौसम का हाल बिगड़ जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर सरिता सोचते हुए कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। सरिता संध्या और पूजा को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहां उस गरीब लाचार माँ के कदम कचरे के ढेर के पास रुक जाते हैं, जहां एक पाइपलाइन देखकर तीनों उसके अंदर चली जाती हैं और 5 साल की नासमझ पूजा पूछती है, माँ क्या हम इस कचरे के बीच में ही रहने वाले हैं? क्या यही हमारा घर है? इस पर सरिता रोते हुए जवाब देती है, हाँ मेरी बच्चियों, आज से ये कचरे की जमीन ही हम गरीबों का घर है। अगली सुबह होने तक बरसाती बादल छट जाते हैं और बारिश होना बंद हो जाता है, जिसके बाद सरिता पाइपलाइन से निकलकर कचरे के ढेर में कदम रखती है। मैं और मेरी बेटियां इस कचरे के ढेर में रह रही हैं, इसीलिए अब कोई भी मुझ मजबूर माँ को अपने घर में काम के लिए नहीं रखेगा, इसलिए अब मुझे कचरा वाली ही बीनना पड़ेगा। ऐसा कहकर सरिता कचरे में पड़े हुए पॉलिथीन और प्लास्टिक गत्ते बीनने लगती है। ये देखकर उसकी नन्ही दोनों बेटियां भी कचरा बीनने लगती हैं। मेरी बच्चियों, तुमने इस कचरे में कदम क्यों रखा? क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहती हैं। माँ
चलो साथ मिलकर कचरा बीनते हैं। इस तरह वो गरीब कचरे वाली सुबह का सूरज उगने से लेकर शाम की सूरज ढलने तक दिन भर कूड़ा कचरा बीनती और उसे भंगार की दुकान पर बेचती और अपनी बेटियों का पेट भरती। धीरे धीरे पैसे जोड़कर सरिता संध्या और पूजा को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। दोनों बहनें स्कूल पढ़कर आने के बाद अपनी माँ के साथ कचरा बीनती। गुजरते दिनों के साथ तेज गर्मी पड़ने लगती है, जिस कारण कचरे में फेंके गए फल सब्जियों के टुकड़े और गंदगी तेजी से गलने लगती हैं और कचरे से उठने वाली बदबू के कारण सरिता और उसकी दोनों बेटियां रात भर जाग कर काटा करती। माँ, आज तो इस कचरे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, नींद भी नहीं आ पा रही है और दर्द के मारे मेरा सर फट रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं पूजा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि किराए पर घर खरीद लें। हम गरीब हैं, इसलिए हमें इस कचरे के बीच रहकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह समय ढलता जाता है और कई बरस बीत जाते हैं। सरिता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद सरिता कचरे की जगह से उभरकर किराए का एक घर ले लेती है और सरिता की दोनों बेटियां संध्या और पूजा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर सरिता उनसे शादी की बात करती है। मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो, वक्त हो गया है कि मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो बेझिझक अपनी माँ से कह दो। माँ, हम दोनों बहनें जिसे चाहते हैं वो दोनों भाई हैं और खानदानी घर से हैं। अनुराग और संदीप नाम है उनका। तो फिर उन्हें मिलने को बुलाओ। अगले दिन शालिनी अपने दोनों बेटों के साथ सरिता के घर आती है और शालिनी कहती है, बहन जी, आपकी दोनों बेटियां तो चांद का टुकड़ा है, मगर सहाय खानदान अपने औहदे में बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी किसी बड़े बैंक्वेट या अच्छी वाटिका से हो। मेरे मेहमानों का अच्छे से स्वागत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरूर बहन जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी अब अच्छे वाटिका से होगी। शालिनी की रखी शर्त पर सरिता ने सालों कचरा बीन कर जो जोड़ा बटोरा था उसे महंगी वाटिका की बुकिंग में और खाने पर खर्च कर दिया और धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर दी। किसी ने कहाँ सोचा था कि एक लाचार गरीब कचरे वाली अपनी बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से करेगी। सरिता बीते हुए कल को सोच रही होती है कि तभी उसकी समधन शालिनी कहती है, समधन जी, कहाँ खो गई आप? बेटियों की विदाई नहीं करनी क्या? आखिर में सरिता अपनी दोनों बेटियों की विदाई करती है और उसकी बेटियां भरी आंखों से अपनी माँ से कहती हैं, शुक्रिया माँ, हमारे लिए इतना सब करने के लिए, वरना उन गरीबी के दिनों में हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी डोली भी उठेगी, मगर आपने हमें अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी देने के लिए पेट काट काट कर हमें खिलाया और कचरा बीना। हम ये कर्ज नहीं भूलेंगी। माँ, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरी बच्चियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसी के साथ धूमधाम से वाटिका से सरिता की बेटियों की विदाई होती है और वो अपनी सुनहरी जिंदगी की शुरुआत करती हैं। साथ ही दोनों बेटियां अपनी कचरे वाली माँ की जिम्मेदारी उठाती हैं।